अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान में अदलिया को बड़ी ही इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाता है और अदलिया के फ़ैसलों के मुतल्लिक़ जब फ़ैसले आ जाते हैं तो फ़ेयर कमेंट की रिवायत तो मौजूद है। जब मामलात अदालत में चलते हैं तो उसमें अमूमन बात नहीं होती, और क्योंकि वो पाकिस्तान में अवाम, मीडिया, जर्नलिस्ट और कमेंटेटर, लॉयर्स, कानूनदान इस बात को अच्छी रीत से समझते हैं कि दौरान मुकदमा अगर कोई इस किस्म का कमेंट आए तो वो अदलिया पे, अदालती कार्रवाई पे असरअंदाज हो सकता है। इसलिए जब फ़ैसले आते हैं तो बाद में कमेंट होते रहते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में कई फ़ैसले ऐसे आए हैं जिन्होंने बड़े असरात छोड़े हुए हैं। कई पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे जजेस साहबान भी हैं जिनके मुतल्लिक़ गुफ्तगू बड़े इज़्ज़त व एहतराम से की जाती है। वो बड़ी तादाद ऐसे जजों की है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ जैसे दूसरे शोबों में अप्स डाउन से भरी हुई है, नशो व फराज से भरी हुई है, ऐसे ही हमारी अदालती तारीख़ भी है। उसमें कई फ़ैसले ऐसे हैं जिससे मामलात बिगड़ जाते हैं। जस्टिस मुनीर के फ़ैसले हैं, जस्टिस अनवार उल हक और नसीम हसन शाह के फ़ैसले हैं। उसके बाद पाकिस्तान की अदालतों में हर एक दौर में अलग अलग उसका रिफ्लेक्शन भी आया है। रिसेंटली पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो इस वक्त एक मामला उमूमन क्या कहते हैं मौजूए बहस है, वो है लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला अब आ गया है। वो फ़ैसला कुछ इस किस्म का आया कि 4 दिन पहले ये शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत का केस था, डिवीज़न बेंच थी, और कोर्ट रूम में अदालती एसोसिएट्स ने आके ये अनाउंस किया कि पिटीशन अलाउ हो गई है ज़मानत की। न सिर्फ यहाँ वो अनाउंस किया गया, बल्कि 2 दिन से ज़्यादा अरसे तक अदालती वेबसाइट पे भी ये लिखा रहा कि ये पिटीशन अलाउड हो गई है, मतलब मंजूर हो गई, यानी ज़मानत मंजूर हो गई। लेकिन फिर ये ख़बरें शहबाज शरीफ की ज़मानत के लिए मुस्लिम लीग नून और दूसरे 50-50 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने थे। वो अदालत के तहरीरी फ़ैसला का इंतज़ार कर रहे थे। 2-3 गुजर गए, उसके बाद अचानक से ख़बरें आने लगी कि फ़ैसले में जज साहबान जो हैं उनमें इख्तलाफ है, और बिलाखिर वही हुआ कि वेबसाइट पे भी लिखा गया कि ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर ली गई, यानी निपटा दी गई। ज़रा उस पर लिखा नहीं जाता कैसे निपटा दी गई। बाद में ये 2 जज साहबान थे, जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस असजद जावेद गुराल साहब, उनके इख्तलाफी नोट्स वाले फ़ैसले आए। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म के जो कानूनी तारीख़ को नज़र रखते हैं, ये लोग मीडिया पे बोल रहे हैं, दूसरे लोगों पे बोल रहे हैं कि इस किस्म की कोई मिसाल नहीं आती। जज साहबान ने तनकीद भी की है फ़ैसलों के हवाले से कि ये हुआ है। अब वो दोनों फ़ैसले, क्योंकि दोनों जज साहबान के फ़ैसले क्योंकि पब्लिक हो गए हैं, तो वो हम इसको पढ़ भी सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के तहरीर की फ़ैसले में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के दोनों जजेस ने एक दूसरे पर तनकीद भी की है। ये बहुत बड़ी बात है कि जज साहबान फ़ैसलों पे एक दूसरे पे तनकीद करते हैं। 2 अलग अलग फ़ैसले जो हैं दोनों जज साहबान ने यानी अलग अलग राय दिए हैं। 14 अप्रैल को शहबाज शरीफ की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने मंजूर की थी। ताहम 2 रोज़ के बाद सूरत हाल उस वक्त बदल गई है जब फ़ैसला करने वाले जजेस के दरमियान इख्तलाफात सामने आया और शहबाज शरीफ रिहा हो न सके। शहबाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने की, जिसकी सरबराही जस्टिस सरफराज डोगर साहब कर रहे थे, और दूसरे जज साहब जो थे जस्टिस असजद जावेद गुराल साहब थे। दोनों जजेस ने अलग अलग फ़ैसले अब तहरीर कर दिए हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया, कोर्ट रूम में 14 अप्रैल को तो ये हुआ था कि एसोसिएट आया, एक कोर्ट का एसोसिएट आया, वहाँ वकील बैठे हुए थे, और वहाँ उन्होंने आके ये ऐलान किया कि पिटीशन अलाउ हो गई है, ज़मानत हो गई है। और उसके बाद ये ख़बरें भी मीडिया पे चली, और मुस्लिम लीग ने एक जश्न भी मनाया, लेकिन वो इंतज़ार भी करते रहे एक तहरीरी फ़ैसला है। वो तहरीरी फ़ैसला आए नहीं। अब ये जो दोनों जज साहबान ने उसके बाद ये हुआ कि
ویب سائٹ پہ لکھا گیا کہ یہ پٹیشن الاؤ ہو گئی، اور اس کے بعد یہ تحریری فیصلہ نہیں آ رہا تھا، اس 2 دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ تحریری فیصلہ آیا ہے 3 دن کے بعد، اور وہ فیصلے الگ الگ فیصلے ہیں۔ دونوں ججز نے اپنے الگ الگ فیصلے اب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم علی خان کو بھجوا دیے ہیں۔ اب وہ جو قانونی ماہرین جو بتا رہے ہیں کہ اس قسم کی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ریفری جج ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ ایک جج نے ضمانت منظور کر لی ہے جبکہ دوسرے جج نے ضمانت مسترد کی ہے۔ بینچ کا جو سربراہ تھا جسٹس سرفراز ڈوگر، اس نے اپنے فیصلے میں بالکل یہ بات تحریر کی ہے کہ شروع میں ہی متفقہ طور پر ضمانت کیسے منظور کی گئی وہ داستان انہوں نے بتائی ہے۔ اس کا حوالہ انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں اطراف کے دلائل سننے کے بعد عدالت میں متفقہ طور پر ضمانت منظور کی گئی تھی۔ مطلب یہ بھائی دونوں اطراف کے دلائل سننے کے بعد عدالت میں متفقہ طور پر ضمانت منظور کی گئی، لیکن جب مختصر فیصلہ دستخط کے لیے بینچ کے دوسرے جج جسٹس اسجد جاوید گھرال کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے اس وقت یہ بات بتائی کہ وہ اس فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ دینا چاہتے ہیں۔ مطلب فیصلے میں یہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے بینچ میں کہا، پروسیڈنگز کے دوران کہا، جو پروسیڈنگز چل رہی تھی اس میں تو انہوں نے متفقہ ضمانت کیا لکھا ہے جج صاحب نے کہ متفقہ فیصلہ ہوا، لیکن بعد میں جب ان کو جو روایت بھی یہی ہے کہ جو سینئر جج ہوتے ہیں یا سربراہ ہوتے ہیں بینچ کے، وہ فیصلہ لکھتے ہیں اور وہ دوسرے جو جج ہوتے ہیں ان کی طرف بھیجتے ہیں اور ان کو سائن کرنا ہوتا ہے، لیکن اس مرحلے پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اختلاف نوٹ لکھنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وجہ سے اس کیس کے 2 الگ الگ فیصلے چیف جسٹس کو بھیجے جائیں گے اور اب وہ اس معاملے پر ریفری جج تعینات کریں گے۔ چیف جسٹس کو بھیجیں گے، پھر وہ ریفری جج فیصلے تو اب بھیج دیے گئے ہیں، یعنی اب ریفری جج تعینات کرنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ بینچ کے دوسرے جج جسٹس اسجد جاوید گھرال نے البتہ سرے سے ہی اس بات سے اختلاف کیا ہے کہ یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا، مطلب جسٹس سرفراز ڈوگر کہہ رہے ہیں کہ یہ متفقہ فیصلہ تھا، جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ متفقہ فیصلہ شروع سے تھا ہی نہیں۔ اپنی تحریری فیصلے میں ان کا کہنا ہے کہ میں نہایت ادب سے گزارش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ فاضل جج جسٹس سرفراز ڈوگر نے ضمانت کا فیصلہ اکیلے کیا، میں نے نہیں کیا تھا۔ یہ بڑی بات ہے۔ مطلب آپ دیکھیں اس قسم کی جج 2 بینچ میں جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ متفقہ ہے اور دوسرے جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ اکیلے کیا، میں نے نہیں کیا، اور وہ پھر تحریر فیصلے میں بھی بات آ جاتی ہے۔ وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے عدالت میں بھی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے اختلاف کیا تھا، اس کے بعد چیمبر میں بھی میرا موقف یہی تھا کہ یہ ضمانت نہیں بنتی۔ ساتھ ہی جج جسٹس سرفراز ڈوگر نے یک طرفہ طور پر اپنے نائب قاصد کے ذریعے عدالت میں شہباز شریف کی ضمانت کا فیصلہ سنایا۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال نے جسٹس سرفراز ڈوگر کی تمام باتوں پر اپنے تحریری فیصلے میں تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ میں اسی وقت معاملہ چیف جسٹس کے نوٹس میں لے آیا اور میرے پاس کسی قسم کا مختصر فیصلہ دستخط کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا، جس کے بابت میرے فاضل دوست نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے۔ شہباز شریف کو ضمانت دینے والے جج جسٹس سرفراز ڈوگر نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ شہباز شریف کے وکیل کے دلائل ہیں کہ ان کے موکل کی عمر 70 سال کے قریب ہے اور کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، جبکہ ان کے خلاف جتنے بھی گواہان یا واحد موافق گواہان ابھی تک پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک نے بھی اپنے بیان میں شہباز شریف پر کرپشن کا الزام نہیں لگایا، جبکہ نیب ریفرنس میں یہ الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ شہباز شریف کے اثاثے آمدن سے زائد ہیں، لیکن ان کی آمدن ہے کتنی اور ان کی فیملی کی ملکیت چودھری شوگر ملز کی آمدن کیا ہے، ان بنیادی چیزوں کو ریفرنس کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ دلائل اس بات کے لیے کافی ہیں کہ شہباز شریف کی ضمانت کی درخواست نہ صرف سنی جائے بلکہ ان کی ضمانت منظور کی جائے، کیونکہ اسی کیس میں دوسرے ملزم حمزہ شہباز کی ضمانت بھی منظور کی جا چکی ہے۔
ताहम उन्होंने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि ट्रायल कोर्ट में जारी असल मुकदमे पर इस फैसले का किसी भी तरह असर नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब जनाब दूसरे जज साहब जो हैं असजद जावेद घुराल, उन्होंने फैसले में जो नेब के वकला हैं उन पर उनके दलीलों पर ज़्यादा भरवसा किया है, और उन्होंने लिखा है कि नेब ने जितना भी अदालत में रिकॉर्ड पेश किया है उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टीटीज़ के ज़रिए जो पैसा मंजर आम पे आया है, उस पैसे के ज़रिए ज़राए के हवाले से शहबाज शरीफ और उनका ख़ानदान नेब को मुतमईन नहीं कर सका है। और इस मुकदमा भी यही है कि शहबाज शरीफ अपने आमदन के ज़राए साबित करे। ये तमाम सबूत काफ़ी हैं और बज़ाहिर इसमें झोल मालूम नहीं होते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ की बीमारी के हवाले से लिखा है कि ये बात दुरुस्त है कि मुलजिम कैंसर जैसे बूजी मर्ज में मुब्तला है, लेकिन जब से ये केस सुना जा रहा है उनकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त हालत में है, और वो जेल के अंदर भी वही अद्वियात खा रहे हैं जो जेल के बाहर खाएंगे। उनके वकील ने भी इस दलील को मुकम्मल ज़मानत की वजह नहीं बताया है, लिहाजा शहबाज शरीफ की ज़मानत ट्रायल के इस सतह पर नहीं बनती। दोनों फैसले अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिए गए हैं। अब ये उस वजह से जो मामला हुआ है वो बड़ा सीरियस मामला हुआ है। वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में अदलिया के एहतराम के लिए वॉलंटियरली एहतराम भी मौजूद है, लोग करते हैं और हमें करना चाहिए। और दूसरा ये है कि कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल ये जो फ़ैसला आया है ये पाकिस्तान की अदलिया के फ़ैसले के हवाले से एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। इसका पहले कोई मिसाल नहीं मिलता, और लोगों के पास ये मालूमात भी अब पहुंची है इस फैसले के नतीजे में कि क्या मतलब बेंच में इकट्ठे बैठने वाले जज एक दूसरे को अपनी बात किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं या कर नहीं सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन कैसे होती है, और फैसलों के सिलसिले में क्या रवैया अख्तियार किया जाता है। ये उमूमन होता है, हम कोर्ट को रिपोर्ट करते रहते हैं तो ये होता है कि फ़ैसला दिन में जो ओपन कोर्ट में फ़ैसला हो जाता है वो वर्बल हो जाता है, बाद में शॉर्ट ऑर्डर मिलने में भी, वो तहरीरी ऑर्डर मिलने में भी शाम देर हो जाती है, रात हो जाती है। तो मीडिया को अमूमन कोर्ट एसोसिएट्स या कोर्ट का स्टाफ जो है कुछ बताता है और वो बिल्कुल दुरुस्त होता है। जो मालूमात वो देते हैं वो गलत मालूमात नहीं देते हैं। जो फ़ैसला होता है वो टेक्निकल चीज़ों को भी समझते हैं और रिपोर्टर्स भी समझते हैं। जो बरस से इसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो सारे दलाइल वगैरह भी सुन रहे होते हैं, जो रिमार्क्स आते हैं वो भी सुन रहे होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फ़ैसला हुआ है जो पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से भी लोगों को याद रहेगा। आज की गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।